आ जाओ सर। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिग्यूअस है, मतलब इसमें आपके एक से दो अलग अलग तरीके से आप अगर क्वेश्चन को देखो तो अलग अलग आंसर निकलते हैं। नवंबर 20 न्यू सिलेबस में ये क्वेश्चन पूछा गया था और थोड़ी सी आप मान के चलिए कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो आपको दिखाई देगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं और फिर मैं डिस्कस भी करूंगा कहाँ पे एम्बिग्यूटी आ रही है। ए बी इंडस्ट्रीज़ हैज़ इक्विटी कैपिटल ऑफ 12 लैक्स। एक कंपनी है जिसमें इक्विटी कैपिटल है 12 लाख का, टोटल डेट है 8 लाख का। तो इक्विटी और डेट मिला के टोटल कैपिटल जो हो गया वो हो गया 20 लाख का, और एनुअल सेल्स उस कंपनी के है 30 लाख के। ठीक है सर। दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि आप दोनों प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर एक में पैसा डालोगे तो दूसरे में नहीं डाल सकते, दूसरे में डालोगे तो पहले में नहीं डाल सकते, दोनों में से एक ही चूज करना पड़ेगा। आर अंडर कंसिडरेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर। आपको प्रपोजल की डिटेल्स भी दी हुई है, ध्यान देना। ये है टारगेट असेट्स टू सेल्स रेशो। अब थोड़ा ध्यान देना, अभी अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें असेट टर्नओवर रेशो था, बट ये असेट टर्नओवर रेशो नहीं है, असेट टू टर्नओवर रेशो है। तो ये जैसा दिख रहा है वैसा ही है, 0.65 0.62। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपका आपका सेल्स 1 रुपए का है तो असेट्स 0.65 है, असेट्स टू सेल्स इज इक्वल टू 0.65। तो सेल्स को उधर लेके जाओगे तो मल्टीप्लाइड बाय 0.65 हो जाएगा। तो सेल्स अगर 1 रुपए का है तो असेट 65 पैसे का है। टारगेट नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये जो नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। थोड़ा ध्यान देना, अगर वो नेट प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं होता और अगर वो ईबीआईटी होता, ध्यान देना, तो उसे वो ऑपरेटिंग मार्जिन कहते हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन नहीं कहते। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही है और वो परसेंटेज में दिया है 4। और ये परसेंटेज किसका होगा सर? 4% सेल्स का, 5% सेल्स का। मार्जिन जो होता है वो सेल्स पे लगता है, या टर्नओवर बोलो आप। उसके बाद आपको डेट इक्विटी रेशियो दिया हुआ है 2:3 4:1। सो थोड़ा सा ध्यान देना, अगर आपकी कंपनी में 2 रुपए का डेट है तो 3 रुपए का इक्विटी है, ऐसा मतलब होता है। टोटल हो गया 5। 5 में से 2 रुपए का डेट, 3 रुपए का इक्विटी। यहां पे भी 5 में से 4 रुपए का डेट, 1 रुपए का इक्विटी। तो ये हो गया रेशो। उसके बाद टारगेट रिटेंशन रेशो आपको दिया हुआ है 75%। तो इससे आपका डिविडेंड पे आउट रेशो आ जाएगा इसमें 25%। दूसरे वाले प्रपोजल में तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है अभी। आगे दिया हुआ है एनुअल डिविडेंड इन लैक्स। अब दूसरे प्रपोजल में डिविडेंड की अमाउंट दी हुई है। डिविडेंड की अमाउंट को आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से डिवाइड करोगे तो आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो मिल जाएगा, है ना। 0.30 लैक्स का डिविडेंड दिया, प्रॉफिट आपको यहां से मिल जाएगा नेट प्रॉफिट मार्जिन से, तो आप डिविडेंड पे आउट रेशियो निकाल लोगे। डिविडेंड पे आउट रेशियो से आपका रिटेंशन रेशियो भी आ जाएगा। नया इक्विटी जो रेज किया वो प्रपोजल 2 में 1 लाख का किया हुआ है। तो पहले से कितना 12 लाख का था, अब कितना हो गया सर? वो 12 + 1 13 लाख। ऐसी सब डिटेल दी है और आपको बोला है कि सस्टेनेबल ग्रोथ रेट निकालो। अब अगर मैं सब कुछ छोड़ के फाइनल अमाउंट पे ध्यान, फाइनल क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो वो बोल रहा है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट में मुझे सिर्फ 2 चीजें चाहिए सर, रिटर्न ऑन इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय रिटेंशन रेशो। तो ये वाला पार्ट मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रपोजल 1 में रिटेंशन रेशो तो दिया है, प्रपोजल 2 में निकालना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया कैसे निकालना है। डिविडेंड को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से डिवाइड करो तो आपका डिविडेंड पे आउट रेशो आएगा, उससे रिटेंशन आ जाएगा। सो दोनों प्रपोजल में रिटेंशन रेशो कैसे निकालना है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका यहां से निकलेगा नेट प्रॉफिट मार्जिन से, बट इसके लिए आपको सेल्स पता होना ज़रूरी है, ठीक है। और सेल्स आपको ऊपर में 30 लाख का दिया हुआ है। अब यहां से एम्बिग्यूटी होना शुरू होती है कि वो 30 लाख का सेल्स दोनों प्रपोजल का है या एक का भी नहीं है या सिर्फ एक का है। आंसर अगर आप देखोगे तो उन्होंने 30 लाख का जो सेल है सिर्फ प्रपोजल 1 को लगाया, जो जस्टिफिएबल नहीं है, और प्रपोजल 2 का सेल्स कोई अलग तरीके से ही निकाला है उन्होंने, ठीक है। तो हम अब थोड़ा सा लेके चलते हैं कि आंसर क्या हो सकता है, क्या दिया हुआ है और कहाँ छोटी मोटी गलती आपको नज़र आएगी।
अभी हम सिर्फ प्रपोजल 1 की बात करते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है? 24। अब ध्यान देना, सबसे पहली चीज़ तो आपको असेट्स प्रपोजल 1 है ना, टू टर्नओवर यानी सेल्स 0.65 दिया हुआ है, यानी कि मैं असेट्स निकाल सकता हूँ। मेरे टर्नओवर कितना है? 30 का 0.65 उसका असेट्स है, यानी कि 19.5 लैक्स का मेरे पास असेट है। ठीक है, अब ये वाला पार्ट तो मैंने कर लिया कवर, पहले प्रपोजल में मैंने कर दिया मार्क। अब आता हूँ नेट प्रॉफिट मार्जिन पे। तो मैं यहाँ पे अब नेट प्रॉफिट निकाल लेता हूँ, बहुत आसान है। नेट प्रॉफिट 30 लाख का 5% आएगा, ये हो गया 1.5 लाख। 5 है 4 है 4% है, सॉरी, तो मेरी गलती है, थोड़ा सा हमें इसको ठीक कर लेना चाहिए। ये आ गया 4%, तो ये आ गया 1,20,000। ठीक है सर, यही नेट प्रॉफिट और कुछ नहीं, आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ठीक है, आपको अब सिर्फ रिटर्न ऑन इक्विटी चाहिए। ध्यान देना, अब आएगा मज़ा यहाँ पे। डेट आपको क्वेश्चन में 8 लाख का दिया हुआ है, इक्विटी आपको क्वेश्चन में 12 लाख का दिया हुआ है, टोटल होता है 20 लाख। ये चीज़ मैं मान सकता था कि रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं दिया है तो कहीं से निकाल लेना चाहिए हमने, बट एज सच कोई और इन्फॉर्मेशन है नहीं। अगर आप इसका रेशो निकालने जाओ तो 8, ये रेशो भी जो है आपका 0.40 और 0.60 का निकलता है, यानी कि आप अगर इसको रेशो में कन्वर्ट करने जाओ डेट इक्विटी रेशो, तो ये 2:3 ही आता है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप रेशो निकालो इसका, 2:3 आता है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि इसका मतलब मेरा इक्विटी इंक्लूडिंग पेड अप कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस सब कुछ 12 लाख है। अगर ऐसा है तो मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत आसानी से निकल जाता है, जो कि है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल। अब हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है सर? 1.20 लैक्स, और इक्विटी कैपिटल कितना है? 12 लाख। उस हिसाब से 10% हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी बन जाता है। अब ग्रोथ रेट निकालना काफ़ी आसान है, बी इंटू आर। बी यानी कि रिटेंशन रेशियो जो कि है हमारा 75%, और रिटर्न ऑन इक्विटी हमारा 10% आया। उस हिसाब से ग्रोथ रेट कितनी होनी चाहिए? 7.5%। बट अब देखो मैं बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या हुई है इंस्टीट्यूट के और हमारे आंसर में, और बाकी का आपका लॉजिक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, बैलेंस शीट में ये एक तरह का बैलेंस शीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि असेट्स कितना है? 19.5 लैक्स, तो मैं असेट साइड की टोटल कर देता हूँ 19.5 लैक्स। अब इतना होने के बाद में आप बोलते हो कि सर इक्विटी है 12 लाख का, डेट है 8 लाख का, 20 लाख तो यहीं पे हो गए। हाउ इज़ इट पॉसिबल? क्रेडिटर्स तो कुछ होंगे, चलो ज़ीरो भी हमने मान लिया, तो बैलेंस शीट इस हिसाब से टैली नहीं होती। और नहीं होती इसीलिए अब हमने क्या करा, 19.5 लैक्स को टोटल असेट मान लिया। ठीक है, यहाँ तक तो मैं भी एग्री करता हूँ कि 19.5 लैक्स को टोटल असेट मान लो। तो उन्होंने टोटल असेट्स 19.5 लिए। अब क्या करा कि 19.5 अगर टोटल असेट्स है सर, तो उसका 60%, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, अब अगर 19.5 टोटल असेट्स हम मान भी लेते हैं तो उसका 60% ले लो। अब अगर हम 19.5 का 60% ले लेते हैं कि इक्विटी होगा, तो वो हो जाता है 11.7 लाख। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 12 लाख एज द इक्विटी कैपिटल, यू कैन टेक 11.70 लैक्स। बैलेंस शीट टैली करने के लिए ही सही, बट इंस्टीट्यूट ने और एक चीज़ की, उन्होंने जो प्रॉफिट निकाला, रिटर्न निकाला है, वो सबसे पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाला है, टोटल इन्वेस्टमेंट, ना कि इक्विटी। तो टोटल इन्वेस्टमेंट में उन्होंने एक गलती कर दी, उन्होंने बोला 1.20 इज द प्रॉफिट फॉर इक्विटी प्लस डेट बोथ, ये दोनों का प्रॉफिट है।
और डिनोमिनेटर में उन्होंने ले लिया 19.50 क्योंकि ये दोनों का असेट है, टोटल असेट्स। बेस तो दोनों जगह सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उन्होंने जो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट लिया है उसमें दोनों ही वैल्यूज इक्विटी और डेट की है। रिटर्न भी इक्विटी और डेट का मान लिया और असेट्स तो इक्विटी और डेट का है ही। इससे आपका आ गया टोटल रिटर्न, वो आता है 6.15%। अब इन्होंने क्या दिमाग लगाया, थोड़ा ध्यान देना, जिसका थोड़ा लॉजिक आपको नहीं बैठेगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में दो चीज़ आती है, इक्विटी प्लस डेट। टोटल इन्वेस्टमेंट में क्या आया, इक्विटी और डेट, और इक्विटी है 60% और डेट है 40%। ये देख रहे हो आप यहाँ पे आपको दिखेगा डेट और इक्विटी का 40 और 60 का रेशो है। तो इन्होंने क्या किया कि 6.15% जो है, इन्होंने रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल लिया कि टोटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का 60% यानी कि इक्विटी का रिटर्न होना चाहिए, जो कि आता है 3.69%। तो इनका बोलना है कि रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी 3.69%। क्या आपको कोई भी लॉजिक लग रहा है यहाँ पे? उसके बाद उन्होंने ग्रोथ रेट निकाली, तो ग्रोथ रेट में बी इंटू आर, बाकी सब तो सेम है, 0.75 इंटू 3.69 इज इक्वल टू 2.77%। एम आई राइट? देख लेते हैं एक बार, ये रहा 2.77%। तो अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ कहाँ कहाँ गलती है, मैं आपको बताता हूँ। ये वाला पॉइंट तो मुझे भी वैलिड लगता है कि कहीं हो सकता है क्वेश्चन फ्रेम करने में गलती हुई हो। टोटल असेट्स अगर 19.5 है तो इधर इक्विटी और डेट का टोटल 20 लाख नहीं हो सकता, बैलेंस शीट तो मैच होनी चाहिए, ठीक है, या तो कोई और इन्फॉर्मेशन दी हुई होनी चाहिए थी। सीधा सीधा जाऊं तो मैंने जो किया 7.5% वो सही आंसर है। ये वाली कंडीशन को भी ध्यान से देखे तो फिर 11.7 ले लो, कैपिटल इक्विटी कैपिटल, थोड़ा सा आपका रिटर्न ऑन इक्विटी बदलेगा, थोड़ा सा ग्रोथ बदलेगा, ठीक है। बट इन्होंने ये जो माना 1.20 लाख्स को, 1.20 लाख्स को प्रॉफिट माना इक्विटी और डेट दोनों का, तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकला है वो भी दोनों का निकला 6.15, और उसमें से 60% उन्होंने, क्योंकि रेशियो ऐसा था, रिटर्न मान लिया इक्विटी का। ये तो तरीका कोई है ही नहीं रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने का कि टोटल इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है उसको वेटेड एवरेज कर दो, परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड कर दो। तो ये सरासर गलत तरीका है, इंस्टीट्यूट में ये गलत आंसर दिया हुआ है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से। अब बाकी अजम्पशन पे डिपेंड करता है। देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसे क्या किया हुआ है। ये स्टेप्स तो ठीक थी, 30 लाख का सेल्स है, असेट्स आपके 19.50 आ गए। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का मतलब ही होता है इंटरेस्ट विंटरेस्ट सब माइनस करके, अदरवाइज वो नेट प्रॉफिट नहीं बोलते, वो EBIT बोल देते तो ठीक रहता। चलो, तो नेट प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट विंटरेस्ट सब माइनस करके। ये प्रॉफिट हमेशा इक्विटी वालों का ही होता है, इक्विटी वालों का होता है। तो इसके डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू आएगी तो वो सिर्फ इक्विटी की आनी चाहिए, टोटल कभी भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने निकाल लिया कि भैया इक्विटी का रेशो 60% है, उसमें इन्होंने इतना सब किया, 12 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 8, सीधा सीधा ऐसा करते 2 + 3 डिवाइडेड बाय 5, ऐसा कर लो, उल्टा हो गया मेरे से, 3 डिवाइडेड बाय 2 + 3, ये रहा ना, 2:3 का रेशो है। 3 क्या है, इक्विटी, तो 5 रुपये में 3 इक्विटी है, तो आप 3 डिवाइडेड बाई 5 कर लो, आपका 60% तो ऐसे ही आ जाता। उसके बाद यहाँ से आपको क्लियर पता चल जाएगा, 1.20 लाख्स आपका प्रॉफिट है, ये 19.50 इन्वेस्टमेंट है। अगर सिर्फ आप इतना प्रोपोर्शन देखो तो इन्होंने क्या माना, ये प्रॉफिट इक्विटी प्लस डेट का है। क्या आप इससे सहमत हो? मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। 19.50 उन्होंने इक्विटी प्लस डेट का इन्वेस्टमेंट माना, चलो एक बार का ये मैं मान सकता हूँ। फिर ये जो पूरा आंसर आया उसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ROI, जिसका 60% उन्होंने मल्टीप्लाई करके निकाल लिया कि ये हमने बना दिया ROE। यानी उन्होंने बोला कि ROI का 60% ले लो तो ROE बन जाता है, जबकि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। टैक्स का जो पोर्शन होता है वो मैटर करता है, इंटरेस्ट की बात अलग होती है, ठीक है। ऐसे वेटेड एवरेज नहीं कर सकते, तो यहीं से फिर बात बिगड़ जाती है, ठीक है। अब मैं प्रपोजल 2 पे आता हूँ। प्रपोजल 2 को थोड़ा ध्यान से देखना, एक बार हम वापस से कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं इसमें।
इसमें अगर आप देखोगे तो टारगेट असेट्स टू सेल्स रेशो जो है वो है 0.62 का, पहले 0.65 था, 0.62 है, ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 5 का है। अब मैं पहले तो मेरे हिसाब से सॉल्व कर लेता हूँ इसको, देखते हैं कहाँ कहाँ अटकते हैं। इसमें भी हम अटकेंगे, 2-3 अपने तरीके बदलते हैं इसके अंदर में, बट अगर हम जैसे प्रपोजल 1 के लिए कर रहे थे वैसे जाए तो कहाँ तक जा सकते हैं। प्रपोजल 2 मैंने ले लिया सेल्स जो कि 30 लाख का दिया है। अब असेट्स टू सेल्स रेशो जो है वो 0.62 है, उस हिसाब से असेट्स क्या हो जाएंगे सर, 30 लाख इंटू 0.62, सही बोल रहा हूँ। तो अब असेट हो गए अपने 18.6 लाख, उस हिसाब से ही चले तो। उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन उन्होंने बोला 5% का है, तो नेट प्रॉफिट अगर इस बार हम निकालें तो वो निकलेगा 30 इंटू 5% यानी कि 1.5 लाख का। चलो निकल गया। हमें क्या चाहिए सर, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटेंशन रेशो, ठीक है। अब आप देखो रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे आता है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल। आप देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1.5 का ले सकते हो डायरेक्टली, इक्विटी कैपिटल पहले 12 का था, ध्यान देना, प्लस क्वेश्चन में लिखा है कि 1 लाख का इक्विटी और रेस किया है तो वो 13 का हो गया डिवाइडेड बाय 13, तो आपका आता है 11.54% रिटर्न ऑन इक्विटी। थोड़ा ध्यान देना, मैं अभी अभी कंक्लूजन मत निकालो। इसके बाद डिविडेंड पे आउट रेशो निकालते हैं, जितना भी डिविडेंड आपने दिया और कितना प्रॉफिट था। आपने जो डिविडेंड दिया वो दिया 30,000 का, दिख रहे हो यहाँ पे लास्ट वाले रो में, तो आपने 0.30 लैक्स का डिविडेंड दिया 1.5 लाख में से, तो वो हो गया 20%। उस हिसाब से रिटेंशन रेशो कितना आता है सर, 1 - 20% यानी कि 80%। अब आपके पास में दो फिगर आ गई, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटेंशन रेशो, कहानी खत्म, ग्रोथ रेट यहाँ पे निकल जाती है 80% इंटू 11.54, 9.23% आपकी ग्रोथ आती है। लेकिन अब एक दिक्कत है, खैर इसी आंसर में भी दिक्कत है क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। आप अगर अब नोटिस करोगे, आंसर तो निकाल लिया, बट अगर आप अभी नोटिस करोगे तो क्वेश्चन में डेट इक्विटी रेशियो दिया हुआ है आपका, बस यहीं से गड़बड़ होती है सारी। हमने सब कुछ यूज़ कर लिया, डेट इक्विटी रेशियो यूज़ नहीं करा। क्वेश्चन में दिया हुआ है 4:1, ठीक है। एक सेकंड ना, ये हैंग हो गया पूरा। अब डेट इक्विटी रेशियो आपको 4:1 दिया हुआ है, ठीक है। अब मेरे पास में दो रास्ते हैं, मैं अगर इक्विटी वाली साइड लेके चलूँ तो इक्विटी 13 लाख का है, तो उस हिसाब से डेट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए पता है आपके कंपनी में, 13 इंटू 4, 54 लैक्स। मानते हो बात को, 12 + 1 13 लाख तो इक्विटी हो गया, और वो 4:1 के रेशो में लाना है तो डेट आपको बढ़ाना पड़ेगा, वो हो गया 54 लाख। अब ये तो कहीं लिखा ही नहीं है सर कि डेट बढ़ा रहे हैं, ठीक है चलने दो। इक्विटी कितना आया, 13 लाख। अब आपके ये आ गए टोटल असेट्स 67 लैक्स। आपका जो असेट टू सेल्स रेशो था वो था 0.62, उस हिसाब से अगर हम जाए तो सेल्स कितना आएगा पता है, 67 लाख डिवाइडेड बाय 0.62, वो आपका सेल्स की ही फिगर बदल गई आपकी अब यहाँ पे 108.06। उस हिसाब से नेट प्रॉफिट भी आपका बदल जाएगा, 108.06 का 5%, वो हो गया 5.40। नेट प्रॉफिट आ गया। अब आपका नेट प्रॉफिट के भरोसे रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकालोगे, 5.40 नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल जो कि है 13 लाख। अगर आप ऐसे निकालते हो तो वो आता है कुछ 41.5%। अब यहाँ से और कहानी बिगड़ जाती है क्योंकि इंस्टीट्यूट इस चीज़ को 5.4 को प्रॉफिट फॉर इक्विटी नहीं मान रही, वो मान रही है ये डेट और इक्विटी दोनों का प्रॉफिट है, तो 5.4 को वो बोलती है कि 67 से डिवाइड करो, फिर उसका आप 4:1 का रेशियो लो, जो कि वापस गलत हो जाता है, जो ये वाला तरीका था।
तो अब आप देखो इंस्टीट्यूट ने क्या किया सेकंड प्रपोजल में, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो 13 इंटू 4 52 लाख लेना था ना, मैंने कितना लिया यहाँ पे 54 ले लिया क्या गलती से? अच्छा, थोड़ा मेरा फिगर में कैलकुलेशन में पंगे हो गए, 52 हो जाता है ये, तो फिर थोड़ी सी फिगर्स बदलेगी। 52, ये भी बदलेगा, ये भी बदलेगा, ये भी बदलेगा, ये भी बदलेगा, ये भी बदलेगा। चलो 52 और 13 ये 65 लैक्स हो जाता है, एम आई राइट? 65 लैक्स, ठीक है। तो 65 डिवाइडेड बाय 0.62, तो 104.84 का हमारा टर्नओवर हो जाता है और प्रॉफिट 5.24 का आता है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या होता है, 13 लाख ले लिया, 52 लाख, उस हिसाब से 4:1 का अगर रेशो लगा है तो 4:1 के हिसाब से न्यू डेट आ गया 52 लैक्स का, टोटल असेट्स आपके 65 लैक्स के आ गए, ठीक है। अब सेल्स कैसे निकाला आपने? 65 लैक्स के टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय रेशो, जो भी आपका असेट टू सेल्स रेशो था वो 0.62 से डिवाइड कर दिया, आ गया। अब आपका नेट प्रॉफिट भी आ गया 5.242 लैक्स। आप अगर टेढ़े तरीके से जाओ तो मैं यहाँ तक भी सिचुएशन को एग्री करता हूँ, ठीक है। लेकिन अब आती है दिक्कत, आपने 5.242 को फिर से मान लिया कि ये डेट और इक्विटी का प्रॉफिट है और ये डेट और इक्विटी का कैपिटल, तो इन दोनों को डिवाइड करके आपका आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको इक्विटी के रेशियो से मल्टीप्लाई करते हो 20%, क्योंकि 4:1 है ना, तो ये 20% हो गया, ये 80% हो गया डेट, तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी आता है, ये सरासर गलत हो गया आपका यहाँ पे 5.242। पहली बात तो आप मान ही नहीं सकते इक्विटी और डेट दोनों का प्रॉफिट है। उसके बाद क्योंकि टैक्स का क्या, टैक्स चलो छोड़ भी दिया तो डेट का परसेंटेज तो होना इंटरेस्ट का, इक्वल कैसे मानोगे? और उसके बाद आप उसको रेशो में डिवाइड कर रहे हो 20 और 80 में, फिर रिटर्न ऑन इक्विटी, उसके बाद रिटेंशन रेशो तो काफ़ी आसान है, रिटेंशन रेशो तो फिर तो आसान है, 30 लाख माइनस कर दो, 0.30 लैक्स माइनस कर दो, बट ऑल एंड ऑल फिर आंसर पूरा फाइनल बदल जाता है। एग्ज़ाम में क्या करना सर? एग्ज़ाम में जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो करके आओ, जितने मार्क्स मिलेंगे सर सिर्फ उतने ही मिलेंगे, क्योंकि ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में याद आएगी इसकी मैं गारंटी नहीं देता। अगर मैं भी पहली बार क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो रिटर्न ऑन इक्विटी में ऐसा कंसिडर ही नहीं करूँगा, नेट प्रॉफिट को मैं EBIT है ये मानूंगा ही नहीं, तो गलती मेरे से भी होगी। तो इतनी एम्बिग्यूटी होती है, लेके चलना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, हमें आगे बढ़ना है सर। इतना मैं बता के चल रहा हूँ कि आप 100 मार्क्स के पेपर में से मान के चलो 7-8 मार्क्स का जो कोई भी एक आध क्वेश्चन है ना, वो ऐसे आड़ा टेढ़ा आएगा जिसमें आपको समझ नहीं आएगा, बाद में जाके शायद वो क्वेश्चन भी गलत निकल सकता है या कोई और तरीका उसमें आपको मिल सकता है। तो 7-8 मार्क्स तो छोड़ के चलो, छोड़ के चलो का मतलब है कि शायद कम मिले, यानी कि आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बढ़ा लो कि अब मेरे को 94 मार्क्स में से या 92 मार्क्स में से 60+ लाना है या 70+ लाना है, तब आएगा मज़ा। तो अपनी पढ़ाई अपने आप बढ़ जाती, और ऐसे क्वेश्चंस भी सॉल्व करके आ जाओ, टाइम मिलता है तो, जितने मार्क्स मिले मिले। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 25 पे मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा इस पर हम ध्यान देंगे।